फोर्सेस, आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है इसकी। फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस ऑफ सीडीटी। अल्फ्रेड वैगनर ने बताया ये जो सारी मूवमेंट हो रही है किस किस फोर्सेस की वजह से हो रही है। अभी हमने जब इनिशियली पढ़ा था यहाँ पे, आई राइट हियर जस्ट ड्यू टू फोर्सेस, सर्टेन फोर्सेस, कुछ सर्टेन फोर्सेस। तो सर्टेन फोर्सेस कौन सी हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइडल फोर्स। व्हाट इज टाइडल फोर्स गाइस? क्या होती है टाइडल फोर्स, बताओ। जो टाइड्स को जनरेट करती है। कैसे होते हैं टाइड जनरेट? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। अब वो ये कह रहा है भाई साहब हमारे अल्फ्रेड वैगनर जी कि ये जो टाइडल फोर्स है ना, उसकी वजह से ये ड्रिफ्टिंग हो रही है। इज इट पॉसिबल कि पूरा कॉन्टिनेंट हिल जाए टाइडल फोर्स की वजह से? ठीक है, ये बोल रहा है ऐसा, गलत है। ठीक है, ये फोर्स को बिल्कुल, बाकी सबने बोल दिया कि नहीं ये एक फोर्स है, आपकी गलत फोर्सेस है, इनसे आपका सही नहीं चलेगा। तो टाइडल फोर्स बेसिकली होता क्या है देखो, मैं बता देता हूँ, इसको नहीं पता है। ठीक है, सन, मून, अर्थ, ठीक है, सन, मून, अर्थ। सन जो है, मून जो है ऐसे ऐसे करके चक्कर काट रहा है अर्थ के, ठीक है, और अर्थ ऐसे ऐसे ये अपने ऑर्बिट पे ऐसे चल रही है सन के चारों तरफ, ऐसी तो है ना कुछ, इसी तरह से चलती है। तो अब इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, और यहाँ पे क्या है? ओशन, वाटर, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी भी, दोनों की, ये जो वाटर है ये क्या होता है ऐसे करके बल्ज क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा हाई टाइड्स कब होता है वाटर में? पूर्णिमा और अमावस्या, न्यू मून एंड फुल मून बोलते हैं। ठीक है, न्यू मून और फुल मून, ठीक है। फुल मून मतलब पूर्णिमा वाले दिन, न्यू मून मतलब बिल्कुल जीरो होता है, जिसे अमावस्या बोलते हैं उस दिन, ठीक है। उस दिन सबसे ज्यादा अर्थ जो थी पास होती है, एक बार इस तरफ से एक बार दूसरी तरफ से, तो उस दिन ग्रेविटेशन ज्यादा पुल होगा। अब जब इस डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे सन भी पुल करेगा और इवन पुल करेगा, साथ में मून भी करेगा। तो ये ग्रेविटेशन की वजह से सिर्फ क्या हो सकता है, टाइड्स आ सकते हैं। बट वो क्या बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो टाइडल जो फोर्स है, उसकी वजह से वो कह रहा है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है दे ड्रिफ्ट अपार्ट, ये ड्रिफ्ट होने शुरू हो गए, इधर मूव करने स्टार्ट कर दिए। नहीं पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ब्यूएंसी फोर्स। बताओ ये क्या होता है? व्हाट इज ब्यूएंसी फोर्स गाइस? उसको पानी में डाले तो पानी भी इसके ऊपर से फोर्स लगाता है, एक्सेस करता है, मतलब फ्लोट करेगी जी, बेसिकली बात ये है, ठीक है। तो उसका क्या कहना है, जो आपको क्रस्ट पता है, व्हाट इज क्रस्ट? दो तरह की क्रस्ट होती है, एक ओशनिक क्रस्ट होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका, ये ओशन हो गया, ये लैंड मास हो गया, ठीक है, और ये ओशन हो गया। तो जो ओशन के नीचे का जो ये एरिया है क्रस्ट, जो नीचे, क्योंकि ओशन के नीचे भी तो लैंड है ना, ठीक है, ये ओशनिक क्रस्ट है, और ये जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। अभी ये पढ़ेंगे हम आगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन बताऊंगा, बट बेसिकली बस बताना चाह रहा हूँ चल क्या रहा है अभी, वो क्या कहना चाह रहा है बुओयेंसी फोर्सेस के रिगार्डिंग, ठीक है। ये हमारी ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है तो पानी भी होगा ऊपर, सिंपल सी बात है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है,
एग्जाम्पल की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कैसे समझो, यहाँ पेड़ लग रहे हैं ऐसे समझ सकते हो। समुद्र के अंदर तो होते नहीं है, यहाँ पे आप भी खड़े हो, मरीना बीच पे जा खड़े हो। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? अरे साइंटिफिक बात है नहीं, ज्योग्राफी चल रही है, सोशल साइंस। क्या डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास है। व्हाट इज डेंसिटी? बोलो। थिकनेस। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है। अभी सुनते रहो फिर। लेस डेंसिटी। ठीक है, मतलब कि बेसिकली बात ये है कितना लाइट है और कितना हैवी है। ठीक है, ये वाला जो होगा ये नीचे है पर हैवी है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है एक साथ बहुत ज्यादा कंबाइंड है। फॉर एग्जांपल 1 kg कॉटन ले लो, शायद इतने एरिया में आ जाए, और भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और 1 kg का एक आयरन का बोल ले लो, शायद वो इतना सा हो। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? आयरन के बोल। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो वो ये कह रहा है कि जो टाइडल मूवमेंट हुई ना अभी हमने पीछे, तो उसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो ओशन के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं, चढ़ गए। वो ये कह रहा है बुयांसी फोर्स की वजह से, और अब वो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर। बट होता क्या असली में, अब जो हम आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट्स भी मूव करती, ओशनिक प्लेट्स भी मूव होती हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी मूव होती हैं, दोनों अलग अलग मूव हो रही होती है। बट वो कह रहा है कि ओशनिक प्लेट के ऊपर ये ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। ठीक है, बट अब जब हम कन्वेक्शनल करंट पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल करंट के अंदर क्या होगा, ये डेंस है और ये लाइट है। तो जब दोनों क्रश होंगे ना, ये बेंड होके इसके नीचे जाएगी और ये ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि हल्की प्लेट है, ये नीचे आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। वो आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये बेवकूफ भाई हमारा एल्बर्ट वैगनर सब कुछ सही देता देता जा रहा था, अब तक जो बताया सब कुछ हमने मानने को तैयार थे, बट उसने जो फोर्सेस दी ना वो सारी गलत बताई है। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्यूएंसी फोर्स में कॉन्टिनेंट जो है टाइडल मूवमेंट की वजह से ओशन के ऊपर तैरने लग गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइटर है और ये डेंस है। ये उसको ब्यूएंसी फोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। थर्ड बात करता है वो किसकी? हाँ बोलो, क्या क्या नाम है? अरे पोलार बोल, बोल तो सही। ठीक है, पोलार फ्लिंग फोर्स मतलब क्या? देखो सुनो, यहां से देखो, मतलब पोल से चीजें उड़ रही हैं, पोल से चीजें उड़ रही हैं, उड़ के कहा जाएगी? टुवर्ड्स द इक्वेटर। वो ये कहना चाह रहा है, पोलार फ्लिंग फोर्स है एक। और वो कैसे हो रही है? वो हो रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड जब रोटेशन ऑफ अर्थ होगा तो वहां पे एक फोर्स लगेगी, कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है आपको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है मुझे बताओ? अवे होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल होता है वो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर कॉन्सेप्ट लगता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े में से दाग निकल जाते हैं। ठीक है, वो गोल गोल घूमती रहती है और वो दाग निकल जाते हैं। मतलब सर्फ का काम होता है उसमें, सोप का काम होता है, साइंटिफिक चीजें। बेसिकली कोई भी चीज आप घुमा रहे हो तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। बात ये है, वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी अर्थ ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, तो जो पोल्स पे जो भी चीजें हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि पोल्स पे जो कॉन्टिनेंट्स है, वो जो पोल्स पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे भी, जैसे कि उसने क्या बताया, क्यों बताया? क्योंकि हमारा इंडिया यहां से उठ के ऊपर चला गया था, तो मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हो रही है, किसके अंदर? ड्यू टू पोलर फ्लिंग फोर्स। फ्लिंग मतलब क्या होता है? उड़ना, ये तो पता है ना आपको। पोल से चीजें उड़ रही हैं, कहाँ जाएंगी? इक्वेटर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब जो समझदार लोग हैं वो ये कहेंगे सर कितना उड़ेगा, वो तो उड़ने के बाद हमारा इंडिया तो इक्वेटर भी पार करके और ऊपर तक चला गया, उड़ना तो इक्वेटर तक ही था ना। आया क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि इक्वेटर की तरफ ही जाएगी, और इक्वेटर पे जाके हमारा जो पोलर फ्लिंग फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब कि पोलर फ्लिंग फोर्स मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे। ठीक है, पोल्स पे क्या होगी, मिनिमम रहेगी। तो पोल से जब हमारे ये कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लाइट वेटेड है तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स, और वो सारी चीजें रिलेट कर दी उसने। ब्यूएंसी है, ब्यूएंसी में हमने बताया कॉन्टिनेंट जो होंगे ओशनिक प्लेट्स के ऊपर चढ़ जाएंगे, चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, चलते बहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और किसकी तरफ आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होता है, और यही वन ऑफ द रीजन ये भी बताया इसने कि इसकी वजह से जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, जॉइड बोलते हैं इसको, जॉइड मतलब कि क्या, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड एट द पोल्स और बल्जिंग एट द इक्वेटर। क्योंकि हमारी अर्थ की शेप ऐसे तो है नहीं सर्कल, बिल्कुल कैसी शेप है, इस तरीके से है कुछ, मतलब कि यहाँ पे ये वाला एरिया बड़ा है इस एरिया से, डायमीटर जो है इक्वेटर वाले का ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है, बल्जिंग है, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉन्टिनेंट सारे इक्वेटर की तरफ आ गए, पर वहां पे उसको गलत आपका भारत ही कर देता है, क्योंकि वो इक्वेटर के भी ऊपर चला गया। समझ में आया, आ रहा है समझ में कुछ चीजें। तो ये तीनों फोर्स थी, तीनों उसने गलत बताई। ठीक है भाई, ओके गाइस, लिखें इसके बारे में एक बार, कुछ पूछना है। ब्यूएंसी फोर्स में कुछ समझ में ना आया हो, टाइडल फोर्स में कुछ समझ में ना आया हो, पोलर फ्लिंग फोर्स में नहीं समझ में आया तो गाइस बताओ। ब्यूएंसी का मतलब क्या होता है बेसिकली, पहले तो आप ही बता दो ब्यूएंसी का मतलब क्या होता है। इट फ्लोट्स, ठीक है। अब वो देखो, अब सुनो वो कैसे रिलेट कर रहा है, वो कह रहा है जो ब्यूएंसी फोर्स जो है ना, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, वो बोल रहा है कि ये ग्रेविटेशन लगी, ग्रेविटेशन लगने से क्या हो गए, जो कॉन्टिनेंट होंगे वो मूव अपार्ट, दूर जाएंगे, और दूर जाने के बाद वो फ्लोट करने लग जाएंगे किसके ऊपर, ओशनिक प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो लाइटर है कंपैरेटिवली, बस वो ये कह रहा है यहाँ पे ब्यूएंसी फोर्स में। ठीक है, एक ये तीनों फोर्स उसने रिलेट की है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, आया समझ में अभी। उनके हिसाब से फिर कॉन्टिनेंट के नीचे फिर ओशन का प्लेट मिलेगा। हाँ, उनके हिसाब से ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो गलत है, तीनों फोर्स गलत बताई है उन्होंने, क्योंकि तीनों में से कोई फोर्स यहाँ चलेगी नहीं उसकी। ठीक है, बट उसने जब हम आंसर लिखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पूरा एविडेंस लिखेंगे, उसमें फोर्सेस लिखेंगे, तो ये सब बताएंगे। ठीक है भाई, पोलर फ्लिंग फोर्स बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है कि यहां से एक चीज सोच के देखो, पोलर फ्लिंग, पोल से चीजें उड़ रही हैं और इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, और क्यों आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और जब किसी भी चीज का रोटेशन होता है तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है। ठीक है, वो ये कह रहा है, ये आप नहीं पढ़ा है, जब आप ऐसे करके पत्थर रस्सी में बांध के घुमाते हो बाहर की तरफ जा रहा होता है, क्यों नहीं गिरता, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो बाहर जा रही है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप सर राउंड अबाउट पे घूमते हो, आपने गाड़ी ऐसे घूमी पर आपकी बॉडी इधर घूमी, बाहर निकल गई, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ऐसा पहाड़ पे जाते हो माउंटेन पे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आप इधर घूम रहे हो, आप इधर निकल जा रहे हो। बस में, ट्रेन, बस ट्रेन में तो नहीं होता, ट्रेन बस में हो जाता है, कार में भी ये चीज होती है। ठीक है, जिधर को डायरेक्शन को आप मोड़ रहे हो तो आप उसके अपोजिट जा रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो सेम उसी फोर्स की वजह से जब वो घूम रहा है, तो जो ऊपर से पोल से जो है कॉन्टिनेंट जो है किसकी तरफ आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, और वो गलत साबित इंडिया ने भी कर दिया उसको। और अगर ऐसा ही होता तो भाई ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो ईस्ट की तरफ क्यों चला जाता, समझ में आया, समझ में आया, क्यों ईस्ट की तरफ क्यों जाता, उसे भी ऊपर लेके आते, वो भी तो नीचे था। ईस्ट है ना भाई, ये ईस्ट है ना, ये मैं सही बता रहा हूँ ना, मेरा कंफ्यूजन है राइट और लेफ्ट में, क्योंकि मेरे दोनों हाथ काम करते हैं इसलिए। ठीक है, तो इक्वेटर पे जीरो होना चाहिए ना फिर, कैसे, जब वहां से तो ट्रेन ही जाएगा। और मेरे को एक बात बताओ, तुम चीज को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो फोर्स ज्यादा इधर ही तो लगेगी, उसके बाहर, ऊपर थोड़ी लगेगी। हम्म, वो कह रहा है कि चीजें नीचे से और ऊपर से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, वो जो घूमने से, जो तुम कह रही हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले तो बात तो ये। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। हाँ तुम बताओ। के हिसाब से जो मूवमेंट के लिए फोर्स चाहिए वो अलोंग दी कर्व चाहिए ना, कर्व चाहिए, तो वो जीरो हो जाएगा इक्वेटर पे, हाँ, वो पूरा बाहर की तरफ रहेगा, ऐसा रहेगा परपेंडिकुलर। अरे तो अब मेरे को एक बात तो बताओ, अब यहाँ आ जाओ बेटा,
अब इसको घुमा, आएंगे ना ये बाहर, ये जो बल्ज निकल के आएगा, ये रिलेट करना, ये एक साथ टाइडल भी लग रही है, बुयांसी भी लग रही है, पोलर फ्लिंग फोर्स भी लग रही है, बल्जिंग हो रही है नीचे की तरफ, कॉन्टिनेंट इधर आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट यहाँ आ रहे हैं, वो वाटर नहीं कॉन्टिनेंट आ रहे हैं, वो ये कह रहा है। तीनों को रिलेट करो एक साथ। जब पानी बीच में आएगा सेंटर में, तो वो कह रहा कॉन्टिनेंट बीच में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो हर 15 दिन में तुम्हारे को भी झटके लग रहे होते, अर्थक्वेक जैसी चीजें आ रही होती, कॉन्टिनेंट की मूवमेंट हो रही होती, बट ऐसा हुआ नहीं होता। न्यू मून पे, या फिर न्यू मून और दूसरा कौन सा था, नो मून, फुल मून, ठीक है। न्यू मून पे और फुल मून पे ऐसा होता है कि आपको ऐसे झटके फील हो रहे होते हैं, नहीं हो रहे होते, बट वो कह रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, ओके भाई, आया समझ में? लिखो इसके बारे में जरा थोड़ा सा। ये 2 की जगह 3 कर लेना इसको। The continental drift was equated due to the combined action of gravitational force, Paul Fling force, Paul Fling या polar fling एक ही बात है, और buoyancy force। ठीक है, मेस्टली फोर्स दो है, और buoyancy जो है वो बस ड्राइव कर रही है चीजों को। फोर्स दो है, ड्राइव कर रही है, तो तीनों का लिखेंगे हम। यहाँ पे भी लिखा है ना 2 फैक्टर्स, यहाँ पे भी 3 कर देंगे। आगे समझ में? वो डायग्राम बनाए थे आपने? तुम्हारी दोस्त कहाँ गई, वो जो कल आई थी आंसर चेक कराने? नाम तो पता नहीं, सीता गीता। बारिश आई है इसलिए नहीं आई।
मैंने आप लोगों को अपना नाम बताया था? बताया, ठीक। अच्छा, पीपीटी पे था। मेरे को भी याद आया, मैं शायद कल भी नहीं बताया, आज भी नहीं बताया। बताऊं? दीपक सिंह। दीपक सिंह नाम है मेरा, ठीक है। दीपक, क्या कह रहे हो? बता दो क्या कह रहे हो मुझे भी यार, ऐसे अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? ये लड़की कल फर्स्ट बेंच पे बैठी थी ना यहाँ पे, तुम कल यहाँ बैठी थी ना? वो कहाँ गई जो यहाँ बैठी हुई थी? वही नहीं आज? बहन की जैसी लग रही तुम्हारी, जैसे बहन ही हो, दोनों की शक्ल मिल रही थी। हो गया? आ गया समझ में क्या हो रहा है? अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली, बैकग्राउंड पढ़ लिया उसका कि किस तरीके से बैकग्राउंड होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में दो, एक कौन सा? वेजिटेशन, दूसरा ग्लेशियल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पेंजिया पेंथालसा, ठीक है, लोरेशिया गोंडवाना लैंड, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और नीचे 5 कॉन्टिनेंट, और उसके बाद अभी तक तो क्या चल रही थी? रिफ्टिंग। फिर उसके बाद ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रही है प्लान किसकी? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है किसकी? इंडिया की। यहाँ तक समझ में आया? वो खत्म हो गई, उसके बाद कॉन्टिनेंट फॉर्म हो गए। पास्ट में जो था वो बहुत अलग है प्रेजेंट से, ये सब कुछ समझ में आ गया। इसके बारे में आपने सब कुछ लिख लिया, इसके आपके अपने एविडेंस किए, ठीक है। 6 एविडेंस हमने लिखे, कौन कौन से? जिक्सोफिट, बायोलॉजिकल, ठीक है, और फॉसिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, फिर प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट और जियोलॉजिकल, ये किए। अब हमने इससे रिलेटेड फोर्सेस कौन सी थी जो सारी फोर्स ने गलत बताई, कौन सी? पहली कौन सी थी? टाइडल फोर्स, ब्यूएंसी फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स। अब ये सब तो हो गया, सब कुछ हमने जान लिया। अब इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, जो जो उसने एविडेंस दिया, कुछ भी दिया या फोर्स बताई, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे बस। वो फिर हमारा कॉन्टिनेंटल थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या क्या क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं आप लोग? बताओ, कोई बता सकता है कि हाँ ये इशू है, इस वजह से हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बोलो। वेरी गुड, फर्स्ट। और क्या? अच्छा, अरे तो टाइडल बता तो दिए, एक ही तो पॉइंट है वो, ग्रेविटेशनल और टाइडल। हाँ, और बताओ। पॉल फिलिंग फोर्स जो है, उसकी भाई इतनी औकात नहीं है कि वो प्लेनेट को इक्वेटर पे खींच के लेके आ जाए, ठीक है। बुएंसी वाला कॉन्सेप्ट भी गलत है, ठीक है। और हाँ जी, सॉरी, टिल्ट ऑफ, उससे क्या लेना देना टिल्ट ऑफ एक्सिस से? अरे क्या बात कर रही हो तुम? टिल्ट ऑफ एक्सिस से होता तो मैं तब से तुम्हारी अर्थ को टेढ़ी बना रहा होता, मैं तो 23 डिग्री पे। क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? इतना उस वहां पे मैटर नहीं करता। अरे बहुत सारे, जैसे कि अगर वो ही वाला, अगर तुम पोलर फ्लिंग फोर्स की बात दो, तो वो कह रहा है, वो इंडिया के लिए तो एग्जांपल सेट दे रहा है कि इक्वेटर की तरफ जाएंगे, बट इंडिया तो और बाहर चला गया, ठीक है। और दूसरा, अंटार्कटिका अपनी जगह पे ही है। तीसरा, अपारा हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसकी तो वेस्टवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो रही। वो तो क्या, तो रोटेशन की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट में चले गए, पर हमारा अमेरिका, वो जो ऑस्ट्रेलिया, वो तो ईस्ट की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, बहुत सारे क्रिटिसाइजेशन है, क्रिटिसिज्म। देखो, पढ़ते हैं पहले। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज अनडिनाइबली कन्विंसिंग, बट सो मच ऑफ द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड इनएडुकेट एविडेंसेस. It provoked a lot of criticism and controversy. First, the greatest criticism of this theory was due to the controversial forces. अभी पढ़ी आपने? Controversial forces which were stated to have caused the drift. सारी forces controversial हैं, कहीं पे भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, ठीक है। According to experts,
जो तुम लोगों ने बोला, had the gravitational force of the moon and sun was so strong to cause the landmass to break, then it would have stopped the rotation of the earth and made it stationary. अगर वो उसी को तोड़ देता तो वो तो अर्थ को भी रोक सकता था, इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर को अपने पास रोक के रखती है, समझ में आया? तो मून और सन की ग्रेविटेशन इतनी ज्यादा होती कि वो अगर कॉन्टिनेंट को ब्रेक कर सकते तो अर्थ को भी वहीं के वहीं होल्ड कर सकते थे, वो अपने ऑर्बिट में घूमता ही नहीं। पहली बात ये आया समझ में? Also, in order to cause a drift in the landmass, the rotation required should be at such a high speed that it would have thrown the atmosphere of the gases and everything else in the outer, यही चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, space away from the Earth's gravitational pull, यही बताया मैंने ग्रेविटेशन पुल वाला जो है, ठीक है। ओनली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट की हो रही है। नॉर्थवर्ड मतलब इंडिया ऊपर जा रहा है और नॉर्थ अमेरिका और साउथवर्ड इधर जा रहे हैं। बाकी सारी ड्रिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही है? बाकी सारे कॉन्टिनेंट के अंदर ड्रिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इतनी ड्रिफ्टिंग क्यों हो रही है? ठीक है। और ईस्ट में तो हमारा वो भी चला गया, ऑस्ट्रेलिया गया ना इसमें, पहले पेंजिया एक साथ था पर वो ईस्ट में जा चुका है, वो क्यों नहीं हो रहा? वो कौन प्रूफ करेगा? उसके बाद सियाल फ्लोटिंग ओवर सीमा, देखो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सियाल और सीमा में फर्क होता है इन रियलिटी, ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो। द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वाला भी नहीं। डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ये तुम्हें बाद में समझ में आएंगे। एक काम करो, इनको लिख लो इन तीनों को भी, जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ करेंगे, क्योंकि हम वहां पे सीमा, सियाल, नाइफ, ये सारे पॉइंट करने वाले हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम को सीमा बोलते हैं, ठीक है, और सियाल बोलते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को, ठीक है। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब पढ़ेंगे हम, वहां पे ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएंगे। लिखना चाहो तो ये दो ही काफी हैं, ये भी आप लिखना चाहो, ये बस जहां तक, वाई ओनली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट, ये तीन क्रिटिसिज्म काफी। लिख लो भाई, फोटो वोटो नहीं खींचनी। कौन से बायोलॉजिकल एविडेंस? वो तुम कह रहे हो और किसी ने नहीं कहा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो जो होती है ना हमारी मेमोरी जो होती है, जेनेटिक मेमोरी होती है, वो वहां पे कॉन्सेप्ट वो उसने लगाया है, ठीक है। और वो प्रूफ हुआ हुआ है, वो वाला जो एविडेंस है आपका, आप चेक कर लेना एक बार गूगल पे। अगर कहीं पे भी डाउट लग रहा है ना, आप गूगल पे चेक करो। अगर वो सही नहीं होता ना, तो मैं अब तक तुम्हें बता चुका होता, उसे क्रिटिसाइज भी कर चुका होता, ठीक है। क्योंकि जो जेनेटिक मेमोरी है वो उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ऐसा होता है, जानवर ही है, ठीक है, वो इवॉल्व हो रहे हैं, बट उनके दिमाग में एक मेमोरी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एलिफेंट का बताया था, एलिफेंट की जेनेटिक मेमोरी होती है, तो उन्हें पता था कि वो जो आज के टाइम में मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैन, एलिफेंट और मैन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह यही है, क्योंकि उसे तो पता है कि आगे जाके मेरे जंगल ही आएंगे। पर क्या हुआ जंगलों का? इंसानों ने क्या कर दिया, वहां पे डिफोरेस्टेशन कर दिया और वहां पे एग्रीकल्चर लैंड कर दी। पर वो अपने रास्ते पे चलता जा रहा है, और जब चलता जा रहा है आगे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर लैंड हो रहा है, वो एग्रीकल्चर लैंड को खराब कर देता है, फसल को खराब कर देता है, फिर उस चक्कर में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। गलती किसकी बता देते हैं? जानवर की। पर वो तो अपने सही पाथ पे चल रहा है, ठीक है, वो जेनेटिक मेमोरी में है उसके अंदर। एक क्वेश्चन और है, स्पीशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कराऊंगा आपको बाद में, ठीक है। ये तो वो सही जो है, उसने वो जो एविडेंस दिया वो बिल्कुल सही एविडेंस दिया है वो, ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रूफ हुआ हुआ, ठीक है। और जैसे उन्होंने बोला मिथ, ऐसा कुछ मिथ विथ नहीं है, वो चलेंगे उसी डायरेक्शन में, चाहे पैदा भी क्यों ना हो जाए, जेनेटिक मेमोरीज के साथ चलते हैं। जीन्स जो बहुत सारी चीजें आपकी, आपके दादा परदाऊ, जैसे तुमने देखा होगा कोई फैमिली में, बहुत सारी फैमिली में ऐसे होते हैं, मम्मी पापा ताऊ चाचा सब छोटे हैं, एक बच्चा पैदा हो गया 6 फुट का, कहाँ से आया वो? किसी और का तो है नहीं। ठीक है, तो वो कोई जीन्स में होगा, रहा होगा पुराना कोई, वहां से आ गया हो। तो जीन्स तो इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं, वो मेमोरीज में भी होता है, ठीक है। क्या हो गया? क्या नहीं समझ में आ रहा? पूछो, क्या शॉर्ट में लिखा है? अरे जो लिखा है लिख लो। घर में करते रहना शॉर्ट। इनके पॉइंट्स बनाना है, पैराग्राफ मत बना देना। जहां तक लिख लो बस, वाई ओनली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट, ये छोड़ देना, तीनों तीनों पॉइंट। हो गया?
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का 1 पेजर नोट बना सकता है कोई मेरे लिए अभी 5 मिनट में, जिससे मैंने कहा था घर जाके सिनॉप्सिस बनानी है कल जो भी पढ़ोगे। हाँ भाई, बना दोगे? हैं? ट्राई कर सकते हो। हटो। हो गया? ये पानी दे देना इसमें। अच्छा रखा है। हो गया? ठीक है। तुम्हारे पास 5 मिनट है। टाइमर चलता है इसमें? यहाँ चलता होगा ना, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे टाइमर। ये रहा। ठीक है, 5 मिनट्स है जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, उसका आपको सिनॉप्सिस बना के देना है, जिसे हम बोलते हैं 1 पेजर नोट, यानी कि एक पेज पे आपकी पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होनी चाहिए। समझ में आया? 5 मिनट्स के अंदर, वो भी बिना देखे। बिना देखे वही सिनॉप्सिस है। या तो 1 मिनट ले लो पहले, देख लो जो देखना चाहते हो। ठीक है, मुझे 5 मिनट में सिनॉप्सिस चाहिए आप लोगों से। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड लिखोगे। बैकग्राउंड में 2 चीज लिखोगे। ठीक है, बैकग्राउंड 2 चीज। उसके बाद अल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी, उसमें एक स्टेज पहली वाली, दूसरी स्टेज दूसरी वाली, तीसरी स्टेज तीसरी वाली। और अगर अपने लिए बना रहे हो ना नोट्स के लिए, तो डायग्राम भी बना के काम कर सकते हो, छोटे छोटे से डायग्राम बना लो 4। ठीक है, उसके बाद 6 एविडेंस देने हैं, और उसके बाद क्रिटिसाइज करना है, और 3 फोर्सेस बतानी है। और जब सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ कीवर्ड्स यूज करते हैं, बाकी अंदर का तो आपको पता ही है सब कुछ। जैसे कि आपने फोसिल वाला एग्जांपल डाला, तो उसमें आपने बोटेनिकल एविडेंस डाला, और उसके आगे सिर्फ ग्लोसोपेटेरिस लिख दिया, बस बन गया सिनॉप्सिस। यही तो सिनॉप्सिस है, और क्या है? लिख दोगे 5 मिनट में? करें स्टार्ट? स्टार्ट करें? बस बस, चलो हो गया। चलो स्टार्ट करो। पैटर्न, पैटर्न, फॉलो द पैटर्न। पेज है आपका। बैकग्राउंड, यहाँ 2 पॉइंट, स्टेजेस, एविडेंस, ठीक है, फोर्सेस, और लास्ट में क्रिटिसिज्म। हो गया? आप पैराग्राफ बनाते रहोगे, समझ में आया? इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
एस स्टेजेस, 4 अर्थ बनानी है, गोल गोल छोटी छोटी सी बना दो, लिखने की जरूरत ही नहीं, उससे सब कुछ याद रहेगा आपको। फोर्सेस एंड क्रिटिसिज्म, ये तो आपको यही तो करवाया मैंने, और कुछ करवाया ही कहाँ है। हो गया? वाह, और टाइम चाहिए कितना? 1 मिनट, 2 मिनट? ऐसा लग रहा है जैसे चर्च में आ गए हो। ज्यादा तेज ही बजा रखा है इन्होंने। कौन से बैकग्राउंड स्विचेस एविडेंसेस, फोर्सेस, क्रिटिसिज्म। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आपको, 2 मिनट और लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो। कल क्या था सिनॉप्सिस? कल तो कुछ था ही नहीं सिनॉप्सिस के लिए। ये मैं 1-2 दिन ही कराने वाला हूँ जो काम करा रहा हूँ, बाकी फिर बाद में आपको खुद करने हैं सब कुछ। और जो करेगा कंटिन्यूअसली वो अपने वो नोट्स बनाना भी सीख जाएगा, नोट्स बनाते कैसे। व्हाट आई वांट कि यू जस्ट लर्न हाउ टू मेक द वन पेजर। क्या रह गया मुझे नहीं समझ में आ रहा। एविडेंसेस याद नहीं है? लिखने ही तो है, कीवर्ड्स ही तो लिखने हैं। किसने पूरा कर लिया है अब तक? कोई है ऐसा? नहीं? पीटीसी क्रिटिसिज्म कर रहे हो?
इससे बाकी सब कर लिया, ठीक है। अब नहीं बजने देंगे। देखना जरा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन द सपोर्ट, जो मैंने 2013 वाला सबसे पहला क्वेश्चन दिखाया था, आपको याद है? अब दिख रहा है? हाँ, बना लोगे तो इसको देख के चीजें याद नहीं आ रही हैं? तुम तो मेरे को परेशान ही करते हैं। इधर बैठा करो कल से यहाँ। ऐसे ही बनाने के लिए बोला था बस मैंने आपको, कीवर्ड्स यूज करने होते हैं जब हम वन पेजर नोट्स बनाते हैं। तो जब घर जाओगे, जो भी क्लास में होता है, इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। घर जाके आपको ये बनानी होगी डेली, बिना देखे। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो उसको लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने आधे पेज में पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख लिया। तो आपको आंसर राइटिंग में भी इसी इतना ही कंसाइज होना पड़ेगा, समझ में आया? आप दिक्कत क्या, आप लोग ज्यादा लिखने की कोशिश करते हो कि समझ में आएगा मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक वर्ड, अगर मैंने पोलर फ्लिंग फोर्स आपको बोल दिया और आपको पोलर फ्लिंग फोर्स पता है, तो आप उसके बारे में 4 लाइन आराम से लिख सकते हो क्या होती है, ठीक है। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या करोगे? अल्फ्रेड वैगनर 1912 में उसने एक थ्योरी दी, सिंपल। और चलो, इंट्रोडक्शन तो छोड़ो, इसका कंक्लूजन क्या दोगे बताओ? हैं? अच्छा, एक इसके 2 कंक्लूजन मैं भी लिखवाता हूँ अलग से। आगे है समझ में? कर दूं बंद? हाँ जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिखोगे घर से एक बार। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2000, 3 क्वेश्चन दिया आज मैंने आपको, ठीक है। तीसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन लिख रखा आपने वाला, मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये वाला लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस एंड इट्स सपोर्ट। लिखो इसको भी, ये 3 क्वेश्चन है आपको लिखने हैं घर से। 2 आपको मैंने पैटर्न वाले में सिखाए थे, ठीक है। आप इसको 10 में लिखो, 15 में लिखो, मुझे चाहिए कि आप अच्छा कंटेंट लिखो। इतना सारा है तो फिर हाँ, तो अभी बताया नहीं किस तरीके से छोटा करना है, सीखो तो सही। आप भी, क्या लगता है आपको पहले दिन पहले ही आंसर में आप सीख जाओगे? कौन आपका फर्स्ट लेक्चर है, इससे पहले भी पढ़ा है? कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? तो एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस में आपने पॉलिटी के अंदर आंसर राइटिंग की थी, तो वहां पे सर ने भी बताया होगा आपको कैसे कंसाइज करना है। बस वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल है। पर अगर नहीं भी हो रहा है तो 1-2 दिन लगेंगे, जब 5-7 आंसर लिख लोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, ठीक है। लिख ले भाई, ठीक है। 2 कंक्लूजन मैंने, तुमने वहां 2 कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ मैं इसके रिलेटेड, लिखो एक बार, ठीक है। जो आपके बहुत सारी जगह पे यूज हो सकते हैं, इस तरीके के कंक्लूजन है, लिखो। अभी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड ही है कंक्लूजन दोनों, ठीक है। कंक्लूजन लिखो, 2 टाइप के कंक्लूजन है, दो दो THOUGH, दो। दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बाय
sorry, criticized on, this theory is criticized on many grounds. लिख लो, अरे इसमें क्वेश्चन बाद में जो मैं बता रहा हूँ लिखो. This theory is criticized on many grounds, comma, it ignited a scientific revolution. Ignited a scientific revolution. It ignited a ignited minds. बुक नहीं है, किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की. ठीक है. It ignited a scientific revolution, comma, paving a way for the development of plate tectonics. Paving a way for the development of plate tectonics. Full stop. कहां तक लिखा? बस यहीं तक है, फुल स्टॉप. इतना सही लिखना है कंक्लूजन. ठीक है, पढ़ो जरा इसको एक बार, रीड करना. बहुत ही इजी सा है. आपको प्लेट टेक्टोनिक्स से इसको आपको रिलेट कर दिया आगे, जैसे हम हिस्ट्री के कंक्लूजन में करते हैं. जो भी आगे होने वाला होता है बता देते हैं कि इससे अब आगे ये नया रेवोल्यूशन हो जाएगा, इस तरीके से. एक और लिखो इसके अंदर, दो एल्फ्रेड वैगनर was ridiculed on many grounds. Ridiculed on many grounds, comma, he played a pivotal role. He played a pivotal role. Pivotal बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं. मेरे दिमाग में आ रहा था पिवोटल तो नहीं बोलते. He played a pivotal role for the future geographers. To explain the dynamic nature of Earth. To explain the dynamic nature of Earth. ठीक है. आगे समझ में. और देखो, ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इंट्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, और वो जो रजिस्टर आता है ना यूपीएससी वाला जो आते हैं उनमें लिखा करो आंसर. उससे आपको मैं इसको भी बता रहा था आज क्या फायदा होता है. टाइम मैनेजमेंट होती है, स्पेस मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ये तीन चीजें सीखोगे आप उससे. ठीक है, क्योंकि आप लिख रहे हो इतने चौड़े पेज पे और आपको 2 पेज में भी आंसर लिखना है. 10 मार्कर का 2 पेजेस में लिखना होता है, पहला पेज दूसरा पेज. 15 मार्कर का 3 पेजेस में लिखना होता है, मतलब एक पीछे वाला 2 और एक और 3, इस तरीके से. पर आपके तो 15 मार्कर का चाहो तो आप एक ही पेज पे लिख सकते हो कि इतना चौड़ाई इसकी ज्यादा है, मतलब बेसिकली विड्थ ज्यादा है इसकी. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो आपको इतनी स्पेस में लिखने की आदत हो जाएगी स्लोली, धीरे धीरे करके. तो आप अपने कंटेंट को किस तरीके से टाइमली मैनेज कर लोगे और स्पेस के अकॉर्डिंग मैनेज करना स्टार्ट करोगे. 100-200 रुपए का रजिस्टर आता है, खरीद लो, जो भी आंसर लिखो शायद उसमें लिखा करो आगे से. बस ये कहना चाह रहा हूं मैं. ठीक है, हाथ को उसी तरीके से आदत डालोगे वैसे ही वो चलना स्टार्ट हो जाएगा. हम लोग अडॉप्ट करते हैं चीजें, समझ में आया. अगर मैं हर दिन 5 आंसर लिखूं, फिर 5 लिखूं, फिर 5 लिखूं, और स्लोली इनको 7 करूं, फिर 7 से 10 करूं, 10 से 15 और 15 से 20. ठीक है, डुएबल है. और अगर पहले दिन मैं कहीं पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं और उसमें पहले ही दिन 20 क्वेश्चन आ जाए, मैं 6-7 से ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा. ना मैं लिख पाऊंगा ना आप लिख पाओगे. ठीक है, तो सारी चीजें स्लोली सीखोगे आप तो ज्यादा होगा. तो ये लाइफ में कुछ चीजें होती हैं ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती, बट इन्हीं सारी चीजों को अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करा करो.
ठीक है, सिस्टम्स ट्रिक्स जो भी हैं इनको अप्लाई करो, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी हम आंसर लिखेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 3 साढ़े 3 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जैसे उस लड़के ने एक डायग्राम बना रखा था, डायग्राम बनाओ छोटा सा। ठीक है, वैसे डायग्राम बनाना नहीं होता, पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन है, तो यहाँ पे एक माइक्रो डायग्राम बना लो, माइक्रो डायग्राम। अब जो भी पूछा गया है, क्या क्वेश्चन था आपका? एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ, ठीक है, उसको यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे, ऐसे करके एक बॉक्स बनाया, ये हेडिंग बना दी। ठीक है, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ, क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है वहीं से कॉपी करने की कोशिश करो, वही सेम हेडिंग होनी चाहिए। और सिर्फ एविडेंस नहीं, एविडेंस किसके, मेरे थोड़ी, तुम्हारे थोड़ी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, वो भी लिखो साथ। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, तो क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसको रिफ्रेम करने की कोशिश करो, किसको, उसकी हेडिंग को, पर हेडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको दिखनी चाहिए, जो आपका इवेल्युएटर है, उसको सबको दिखना चाहिए कि आप उसे क्या कहना चाह रहे हो, उसे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि तुमने लिख दिया सिर्फ एविडेंस, वो फिर ऊपर जाएगा क्वेश्चन पढ़ने किस चीज के एविडेंस पूछे गए थे। अगर तुमने लिखा एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसको भी पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी क्या हो गई, हेडिंग। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो, तो उसकी सब हेडिंग वो अंडरलाइन होगी, कोलन, और फिर आप उसे एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। ठीक है, 2 लाइन दे दी। सेकंड, सब हेडिंग, जरूरी नहीं है कि सब हेडिंग दो, अगर आपके पास कीवर्ड है, ठीक है, जैसे कि आपके पास पता है जिग्सोफिट आएगा पहला, ठीक है, फॉसिल वाला आएगा पहला, तो ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कीवर्ड नहीं होता, सिर्फ आप एक सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, तो वो भी लिख सकते हो। और एक चीज याद रखना, डायग्राम जो होगा वो हमेशा यहाँ पे आएगा इस तरीके से, मतलब कि इंट्रोडक्शन में डायग्राम नहीं आएगा ना, ऊपर भी बना सकते हो, पहले पार्ट में भी है, तो मतलब कि वो कॉर्नर पे होना चाहिए डायग्राम जो भी आप बना रहे हो। जैसे कि इसके अंदर आपने 4 अर्थ बना के दिखा दी, ठीक है, ये ऐसे करके इस तरीके से अगर आप बना रहे हो, यहाँ पे लिखो फिगर। ठीक है, अगर फिगर 1 है तो बस फिगर लिख के फिगर की नेमिंग कर दो, और अगर फिगर 2 है तो फिगर 1, और पीछे पेज पे जहां फिगर बनाओगे फिगर 2। अब ये डायग्राम मेरे को कॉर्नर में बनाने का क्या फायदा हुआ, मेरे पास ये स्पेस बच गई, इस स्पेस में मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, स्पेस मैनेजमेंट, क्या सिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स को डेवलप करना है आंसर राइटिंग के अंदर। ऐसे लास्ट पेज पे जाएंगे, अगर कोई और हेडिंग है तो नेक्स्ट पेज पे जाके उसको हेडिंग हमेशा ऐसे आएगी, इस वाले बॉक्स से कनेक्ट करो। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हेडिंग को जैसे कि ऐसे भी डाल देते हैं बॉक्स में, बट यहाँ इसमें देखो और इसमें देखो थोड़ा फर्क है। क्या अच्छा देख रहे हैं, ये वाला अच्छा लगा, कनेक्टेड है, जैसे लग रहा है बीच में कुछ भी बॉक्स सा बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कोशिश करो अपना किसकी, आंसर राइटिंग की, जो आंसर लिखोगे उस तरीके से आप लिखना। और ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं आपको, इंडिया का डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लो, एटलीस्ट नीचे वाला पोर्शन तो। ठीक है, जो कि वो उससे पूरा इंडिया समझ में आ जाता है, वी से ही, तो वी भी सुंदर सा बनाना सीख लो। या आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, कर लोगे? चलो नेक्स्ट बात करें किसकी, इंटीरियर ऑफ अर्थ। बताओ, व्हाई यू वांट टू नो द इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्यों जानना है आपको इंटीरियर ऑफ। नेक्स्ट, आपने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ अर्थ घर से, क्यों, क्या लिखा हुआ था उसमें, क्यों जानना है इंटीरियर ऑफ अर्थ, बताओ। एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, क्या पता लगेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने से? टेम्परेचर कितना है अंदर? हाँ जी, फॉर्मेशन, इस चीज का फॉर्मेशन। हम्म, और बोलो। टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर आएगा। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट है, करेंगे, कौन कह रहा नहीं करेंगे। कन्वेक्शनल करंट तक जाने के लिए मैं तुम्हें अंदर तो ले जाऊं जमीन के,
एनसीईआरटी में वो टॉपिक बाद में दिया हुआ है ना, इंटीरियर वाला बाद में दिया हुआ है, ठीक है। पर मैं तुम्हें इंटीरियर तो बता दूं, अंदर तो ले जाऊं जमीन के पहले, तो अंदर चलेंगे उसके बाद फिर वहीं पे आएंगे, कल वही पढ़ेंगे सारी थ्योरी जो पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ वाई, ठीक है। कुछ अर्थ के अंदर ना, हाँ जी, डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, लोकेटिंग द मिनरल्स, सैटेलाइट से कर लेना। देखो कुछ जियोलॉजिकल फेनोमेनन होते हैं, जैसे कि क्या, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, ठीक है। अब ये हो कैसे रहे, ठीक है, तो इनकी नॉलेज के लिए, ठीक है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, बताओ तुम इंसान हो ना इंसान, कैसी हो तुम नेचर में, क्यूरियस छोड़ो, कैसा होता है ह्यूमन बीइंग, अपनी छोड़ो, चलो तुम अच्छी हो, तुम छोड़ो, कैसा होता है ह्यूमन बीइंग, जो हम बोलते हैं कि इंसान कैसा है नेचर में, ग्रीडी, तो वही हुआ, सेल्फिश ही जैसे ही हुआ। कौन है वो, ग्रीडी। अब ग्रीडी है तो फिर अब उसे क्या करना है कि जो भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं, ऐसे ही कुछ बोला था किसी ने अभी, तो उनको वो क्या करना चाहता है भाई, यूज करना चाहता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब उन अर्थ के रिसोर्सेज के लिए भी उनकी इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानना बहुत जरूरी है, समझ में आता है। सेकंड पॉइंट, एक और आपने सुना है, क्या लिखा है, क्रेन वाली क्रेन नहीं, साइबेरियन क्रेन, क्या है ये, माइग्रेटरी स्पीशी है बर्ड की, कहां से आती है, साइबेरिया का है, रशिया के ऊपर साइबेरिया, वहां से कहां आ रही है, इंडिया में आती है, कितना किलोमीटर होगा ठीक है, मतलब इतनी दूर से आ रही है, तो कैसे आ रही है वो, कोई पाथ होगा डिफाइन, ठीक है, बोलो जेनेटिक मेमोरी अब तो आपने नई टर्म सीख ही ली, ठीक है। एक पाथ है, क्या है वो पाथ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक दिन मैं पढ़ रहा था कि उस टाइम पे वो विंड्स चल रही होती है जो साइबेरिया से आ रही होती है, उसी के ऊपर बैठ के फ्लोट करते हुए अपने आप आ जाते हैं वो। हाँ हंसी, हंसने की बात क्या है, मेरे को एक बात बता, ये इधर के डायरेक्शन वो पढ़ा है तुमने मैथ्स में, पानी की एक बार इधर जा रहा है तो उसके ऊपर एक शिप चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए इजी है ना भाई आगे मूव करना, और अगर पानी का डायरेक्शन इधर से और इधर से शिप आ रहा है तो उसके लिए मुश्किल होगा, पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो वही हो रहा है उसके साथ, वो विंड चल रही है, विंड तो सेम ही रहनी है, डायरेक्शन सेम रहना उस टाइम पे, ठीक है। अर्थ मॉनसून के अकॉर्डिंग सारी चीजें, मतलब कि अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो उन विंड के साथ ही वो अपना फ्लोट करते हुए आ जाते हैं, बैठ के आने का मतलब फ्लोट करते हुए आ रहे हैं, बस ये है, ठीक है। उसी तरीके से एक स्पीशी है, कौन सी, मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है। ये क्या कर रही है मोनार्क बटरफ्लाई, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ट्रेवल करती रहती है, ठीक है। कितना किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर, बटरफ्लाई है, पक्षी नहीं है, और भी छोटे विंग्स है, हल्के विंग्स है, चल रही है, इतना उड़ रही है, ठीक है। तो किस वजह से हो पा रहा है ये, एक मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड यानी कि उसे एक पाथ मिला हुआ है, और वो पाथ कहां से आ रहा है, बताओ, अर्थ दे रही है, वो फील्ड बना के दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड हम अर्थ पढ़ेंगे, हम पैलियो मैग्नेटिज्म के अंदर वो चीजें पढ़ेंगे क्या होता है पैलियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता लग रहा है
कि अर्थ के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो कहीं ना कहीं आयरन है, आयरन है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें ये भी पता करने में पता लग रहा है कि मैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अर्थ की, उसके बारे में भी हमें पता लगता है किससे, इंटीरियर ऑफ अर्थ से। समझ में आता है? लिखो जरा 2-3 पॉइंट लिखो, फिर चौथा बाद में लिखवाऊंगा। डालो इंटीरियर ऑफ अर्थ, लिखा? वाई, वाई टू नो ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे हाउ टू नो आगे आएगा, वाई टू नो अभी क्यों जानना है। फर्स्ट लिखो इसके अंदर ठीक है, फर्स्ट लिखो टुडे, टुडे वी सी अबव द अर्थ, टुडे वी सी अबव द अर्थ lot of geophysical, lot of geophysical phenomenon, जियोफिजिकल या जियोलॉजिकल एक ही बात है, ठीक है अभी के लिए। lot of geophysical phenomenon like earthquake, EQ लिखो, EQ, सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग बताना, ठीक है, सुनामी एंड वोल्केनो, सुनामी एंड वोल्केनो, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखो, फोर्स, फोर्स फॉर देम lying in the interior of earth, force for them lying in the interior of earth, first point, ठीक है। सेकंड लिखो, ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज ग्रीडी, बिल्कुल वैसे ही लिखवाऊंगा, ह्यूमन बीइंग सेकंड बाय नेचर, थोड़ा स्पेस देके लिखो, तुम्हारी राइटिंग में समझ में नहीं आएगी ऐसे इवल लेटर को, थोड़ा थोड़ा खुला लिखना शुरू करो। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज ग्रीडी, फुल स्टॉप। He want to explore the resources of earth, he wants to explore the resources of earth, he want to explore the resources of earth which require knowledge of, किस चीज की नॉलेज चाहिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ, विच रिक्वायर नॉलेज ऑफ IOE, इंडियन ओशन, वो तो IOD होता है, इंडियन ओशन डाइपोल, IOE, इंडियन इंटीरियर ऑफ अर्थ, लिखा? क्या छूटा? इंटीरियर ऑफ अर्थ बोला ना, IOE, ठीक है। थर्ड लिखो, माइग्रेटरी स्पीशीज लाइक साइबेरियन क्रेन, क्या हो गया, साइबेरियन क्रेन, कोमा मोनार्क बटरफ्लाई, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया आता है, और ये अपनी मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई जो है ट्रेवल करती है बिटवीन नॉर्थर्न अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, फुल स्टॉप। These species are able to travel, these species are able to travel specific path because of magnetic field of earth, because of magnetic field of earth, because of magnetic field of earth, लिखा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, these routes can be navigated, these routes can be navigated because of magnetic properties, these routes can be navigated because of magnetic properties of earth, as there is a presence of iron, as there is presence of iron, magnetic properties of earth
एज देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयरन इन अर्थ, फुल स्टॉप। बस ये लिखा। इसी के आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ वी हैव टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। एक ही चीज है, बस लास्ट में कंक्लूड कर दिया इसको मैंने, जितना आपने तुमने 3-4 लाइन लिखी ना। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ वी हैव टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके, लिखे तीनों। एक और पॉइंट है, क्या? टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वर्ड सुना है तुमने पहले, प्रीमोडियल? क्या मतलब होता है? हाँ? पुराना, कल भी बताया था ये मैंने। प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कैसे हमारा इवोल्यूशन हो रहा है एटमॉस्फेयर का, जैसे ह्यूमन बीइंग का हुआ। ठीक है, हमने आज देखा पूरे दिन बैठ के 4 घंटे होने को जा रहे हैं, 3 हो गए हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन देखा हमने। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है ये जानना है। तो पहले जो एटमॉस्फेयर था, अगर होता है भाई, अगर हम बात करें नॉर्मली, फॉर एग्जांपल ये लैंड है, लैंड से वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। ठीक है, जब वोल्केनिक इरप्शन होंगे तो मैग्मा निकलेगा, सॉरी लावा निकलेगा, मैग्मा तो अंदर होता है। वही नहीं होता, लैंड पे लावा, लैंड के नीचे मैग्मा। ठीक है, ये निकला। साथ में क्या निकलते हैं? कुछ गैसेस। उसमें एक गैस होती है क्या? CO2, और एक वाटर वेपर। ठीक है, अगर हम आज के एटमॉस्फेयर की बात करें, कल भी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन 20.8%, 20.8 या जो भी है। ठीक है, 20% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.003%। ठीक है, और आर्गन जो बचा हुआ है उसमें। ठीक है, अब हो क्या रहा था, जो हमारा पुराना एटमॉस्फेयर था, प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर, उसमें CO2 कंटेंट बहुत ज्यादा था। मतलब बेसिकली CO2 ही था, CO2 ही था जब हम नहीं थे भाई। जब CO2 ही होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हम तो नहीं होंगे। पुरानी, चले जाओ बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, डायनासोर से भी पीछे, कार्बन फॉरेस्ट पीरियड, जब कार्बन बन रहा था, कोल बन रहा था उस टाइम पे, उससे भी पीछे चले जाओ। डायनासोर तो छोड़ो बात की बात, उससे भी पीछे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे तो ये जो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड भी नहीं थी, गैस ही थी सब कुछ। प्लैनेट जो है हमारा, यही तो है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यही 4 सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये सारे गैसियस फॉर्म में है। तो हमारी अर्थ भी पहले गैसियस फॉर्म में ही थी इनिशियली, जो बहुत पुरानी बातें चलती हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करता था। ठीक है, पर क्या हुआ साथ में, जब ये निकले लावा, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जो ये वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर एक टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ? कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हुआ। और जब कंडेंस होना शुरू हुआ तो क्या बने? क्लाउड फॉर्मेशन। और क्लाउड फॉर्मेशन हुए तो बारिश हुई दबा के, सालों साल, जैसे ये 4 दिन से चल रही है ऐसी बारिश। मतलब कि इतनी बारिश हुई कि ओशियन बन गए, ओशियन। ठीक है, और उन ओशियंस को क्या बोलते हैं हम? कार्बन सिंक। एनवायरमेंट में ही पढ़ेंगे क्यों कार्बन सिंक क्यों बोलते हैं। वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, वो सारे को उसने सिंक कर लिया, अपने अंदर दबा रखा है। ठीक है, तो पुराना एटमॉस्फेयर और जो नया एटमॉस्फेयर है, तो ये किस वजह से हुआ?
इरप्शन नहीं, इंटीरियर ऑफ अर्थ से क्या निकल रही है, गैसेस। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ को से हमें ये हम क्या जानने को मिलता है कि इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे हुआ। समझ में आया? ठीक है, लिखोगे इसके बारे में, लिखो। लिखो, एटमॉस्फेयर वाज नॉट सेम इन द पास्ट atmosphere was not same in the past, comma, there has been evolution of atmosphere. लिख लिया, evolution of atmosphere लिखा, full stop. इन प्रीमोडियल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर large amount of CO2 is present. Large amount of CO2 is present. ठीक है, and there is no oxygen. Full stop. The water vapor release out of volcanic eruption condense and form clouds. Volcanic eruption condense and form clouds. ठीक है, अब बारिश होगी, क्लाउड बन गया, फुल स्टॉप. Which give rains for millions of years. Millions of years. लिखो, होती रही बारिश, क्या हुआ बताओ. Which give rains for millions of years. बारिश से, क्लाउड से बारिश होगी. ठीक है, फुल स्टॉप. This leads to carbon dioxide sink in the ocean. लिखो लिखो लिखो. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैप, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ट्रैप होगा. कैसे? रेन वाटर से. एयर, वो जो गैस है, तो बारिश लगातार होती रहेगी. आपने देखा है, जैसे आप दिल्ली सर्दियों में क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नीचे होता चला जाता है. क्यों? क्योंकि ठंडा होता है. ठंडा होगा तो एयर जो है नीचे आ जाती है, यही तो हम पढ़ते हैं. और जो गर्मी होगी तो एयर जो है ऊपर चली जाती है, मतलब कि जो मास है, एयर मास है, वो ऊपर चला जाता है. गर्मियों में थोड़ा सा सांस लेने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती, पर सर्दियों में होने लग जाती है. क्यों? क्योंकि एयर भारी होती है. ठीक है, पार्टिकल्स डेंस होते हैं उसके. बट जब बारिश होगी, लगातार बारिश होती रहेगी, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो नीचे दब जाएगा. और तुम्हें ऐसा लग रहा है वो नहीं हो सकता, बट जब लगातार कोई चीज होती रहेगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा मैंने, समझ में है, तो वो अपने आप होगा. ज्योग्राफी में बस आपको थोड़ा सा ये रखना है कि लगेगा कि नहीं हो सकता, बट जब आप उसमें जोड़ दोगे ना कहीं कितने ही साल, वो अपने आप होगा. समझ में आया? लिख लिया. Thus ocean are termed as carbon sink. This leads to क्या बोला था मेरे को तो याद ही नहीं. this leads to कार्बन डाइऑक्साइड सिंक इन द ओशन, यही तो बोला था. सिंक मैंने SIN के होगा, SYN के नहीं, सिंक. ठीक है. Thus ocean are termed as carbon sink. ठीक है, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे हम बहुत ज्यादा. अब एक बात बताओ, अगर गर्मी बहुत ज्यादा हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ बहुत ज्यादा, तो ओशन इवेपोरेट होना शुरू होगा. और हद से ज्यादा गर्मी हो गई तो बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होगा. और जब इवेपोरेशन होगा, ओशन भी हल्का होता चला जाएगा,
तो कार्बन भी जो ओशन के अंदर है वो भी बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए क्लाइमेट चेंज के कहीं बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं इम्पैक्ट होते हैं। ओके, ये क्या था? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब सोर्सेस क्या क्या है बताओ? हाउ, कैसे? गुड, ठीक है। कुछ तो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। डायरेक्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या आएगा इसके अंदर? माइनिंग एंड ड्रिलिंग। माइनिंग एंड ड्रिलिंग, मैक्सिमम हमने कितनी माइन की है अब तक अर्थ में? 4 किलोमीटर तक। कहां पे? गोल्ड माइन ऑफ अफ्रीका। ड्रिलिंग की बात नहीं कर रहा, गोल्ड माइन ऑफ, वो ड्रिलिंग है, ठीक है। कहां गया वो? रशिया जो बोल रहा था, जो भी है, गोल्ड माइन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। 4 किलोमीटर तक ही कर पाए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम नीचे जाते तो हमें क्या मिला? हीट, ठीक है। माइनिंग भी करोगे, अगर माइनिंग के लिए आप ऐसे थोड़ी पूरा गड्ढा खोदते चले जाओगे, पूरी वो बनानी पड़ती है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सुरंग, टनल काइंड ऑफ। जब माइन करते हैं, मूवी देखिए, जब बीच चले जाते हैं लोग उसी के अंदर और गोल्ड निकाल के, कार्टून तो देखे होंगे, वो कार्टून में भी तो दिखाते हैं ऐसा, ठीक है। टनल के अंदर चले गए, एक छोटी सी इतनी सी ट्रेन होती है, उसमें गोल्ड कोयला रख के ला रहे हैं और वो चलती चली जा रही है, रास्ते में पटरी टूटी हुई, वो नीचे गिर जाती है। याद आ गया? 2000 के बाद के पास वो बोर्न हो ना? 2005 की तो नहीं हो? 3 वाले हो? हाँ, तब तो फिर कार्टून से याद दिलाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये माइनिंग एक लिमिट तक ही की उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ? गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी और अंदर वो टेम्परेचर नहीं सह सकते थे, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी है, ना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो उससे ज्यादा माइन कर सके। समझ में आया? तो अब कर किया तो, पर कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं, जो कि हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता लगे। एक सोर्स था हमारे पास, क्या? माइनिंग कर लें। दूसरा क्या? ड्रिलिंग किया। कितना किया? 12 किलोमीटर तक, ठीक है। कहां पे? कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला। अब जो कोला पेनिनसुला कोई जगह है तो भाई इसको देख लेना कि कहाँ है मैप के अंदर। 12 किलोमीटर तक इन्होंने ड्रिलिंग की। अब ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है ड्रिलिंग का मतलब? छेद किया होगा, कोई मशीन गई होगी छेद करने के लिए, अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। और यही है शायद जो डेप्थ है तुम्हारी अर्थ की, ठीक है, इतनी अंदर तक। सही है, सही है ना? तो इतने अंदर तक जाएगी, पर आप कहां तक जा पा रहे हो? 12 किलोमीटर पे। और 12 किलोमीटर में जाके आपकी इक्विपमेंट फेलियर हो जा रहा है। अगेन व्हाई? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। क्या ही निकाल लोगे आप, ठीक है। तो ये सोर्स जो था, ये इंसान कोशिश कर रहा था, पर कुछ खास कर नहीं पाया, उखाड़ नहीं पाया और अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पाया। पर 12 किलोमीटर तक भी जो भी लाया, चलो ठीक है, ले आया होगा कुछ ना कुछ निकाल के। जब चांद से मिट्टी, चांद से पानी ढूंढ रहे हैं, तो जमीन के अंदर से भी कुछ निकाला होगा, ठीक है। मतलब कि यह है कि एक तरीका है कैसे हम क्या करना है इंटीरियर ऑफ अर्थ को, हाउ टू नो, जानना कैसे। एक ये है डायरेक्ट सोर्स में। सेकंड, वोल्केनिज्म। उस लड़की ने बोला था ऐसा ही कुछ, वो कह रहे हैं कि अपन वोल्केनो हो रहे हैं बाहर, मैग्मा आ रहा है, जमीन के अंदर से ही आ रहा है, ठीक है, लावा बन जा रहा है बाहर आके निकल के। तो जो भी मटेरियल है अंदर, उसको रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है, किससे वो जो सूखेंगे, ठीक है, कौन से रॉक्स बनेंगे, वो इग्नियस रॉक बनेंगे। सूखने के बाद प्लूटोनिक रॉक्स भी वो बोलते हैं उनको, ठीक है। तो स्लोली जब सूखेंगे तो उनको चेक कर लेंगे जो अंदर से आ रहा है। बट दिक्कत अब यहाँ पे क्या आई, एक इश्यू आया कि कितनी अंदर से कौन सा आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? मैग्मा तो क्या पता अंदर यहाँ से 30 किलोमीटर नीचे भी हो सकता है, और नीचे 300 किलोमीटर नीचे भी हो सकता है। कौन सा मैग्मा कितनी अंदर से आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपको पूरा इंटीरियर की तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो भाई मेरी बात सुन, तुम्हारा यहाँ ब्रेन है, पैरों में ब्रेन तो नहीं है, पैरों में तो कुछ और है ना। तो वैसे ही अर्थ में ऊपर कुछ मटेरियल होगा, नीचे जाएंगे और अलग मटेरियल होगा, और नीचे जाएंगे अलग मटेरियल होगा, उससे नीचे जाएंगे और अलग मटेरियल होगा।
पर लावा का पता कहां से लग रहा है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है ये नहीं पता लग रहा। तो एक ये वाला पॉइंट है वोल्केनिज्म वाला, ठीक है। ठीक है, लिखो इस पर जरा, ये माइनिंग एंड ड्रिलिंग वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म के अंदर लिखवाना है कुछ मुझे, लिखो। इसके साथ लिख लेना ये किसने कराया था, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। वाह, क्या हो गया भाई, क्या सोच रही हो। ये 4 गोल्ड गोल्ड माइंस ऑफ अफ्रीका, सोचो मत, बोलो मुझसे, मैं बता दूंगा। आप पिछले सबसे पुराने स्टूडेंट कौन है यहाँ पे, इसको हो गए 5-7 महीने साल, नहीं मंथ ही मतलब, है कोई? सारे 3 महीने वाली है, उससे पुराना नहीं है, मतलब एथिक्स से पहले किसी ने कुछ किया हो आप? नहीं, यही है। कौन सी वाली, ये लड़की, तुम? हाँ तुम, तुमने कितने कितने टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे? जनवरी से है, तो तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए? अच्छा, ठीक है, मैं भूल ही गया मुझे कि पूछना क्या था। इतनी मेहनत लगी, इतनी देर में भूल गया मैं क्या पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा हाँ, तो जैसे तुम्हें इतना टाइम हो गया, तुम जनवरी से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी जनवरी से 4 घंटे क्लास चल रही है, तुम 4 घंटे बैठ के पढ़ लेते हो लगातार? फिर अरे तो क्लास में मतलब यहाँ भी तो 4 घंटे बैठे हुए हैं हम, लिख लिया? मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम सब क्या सुन रहे हो, लिखो अपना, हो गया मतलब। तो मतलब जैसे ब्रेक भी हुआ ½ एन आवर का, उसके बाद फिर से आप बैठते हो, दिक्कत तो नहीं होती ना? तो आपका एक्सपीरियंस जानना जरूरी है, क्योंकि आपको 6 महीने हो गए इसी चीज में, 6-7 महीने, बाकी कुछ नए भी है ना, तो उनके लिए। ठीक है, लिखो आप, सेकंड लिखो, ये कोला पेनिनसुला कहाँ पे है आपके क्वेश्चन में? क्यों हंस रहे हो, क्या बात हो गई मुझे बता दो, किस चीज की? गोल्ड की स्पेलिंग GOLD, कोला KOLA, कोला, कोला पेनिनसुला, ठीक है। लिखो एक बार, वोल्केनिज्म के अंदर लिखो, फिर बाकी कल करेंगे, उसके बाद एटलस देखो उठाएंगे अभी। वोल्केनिज्म के अंदर लिखो, आफ्टर वोल्केनिज्म, आफ्टर वोल्केनिज्म solidification of magma, solidification of magma comma provides information about minerals and resources, but fail to provide information related to the depth from which this magma is erupted, depth from which this magma is erupted ही आएगा ना, क्या स्पेलिंग होगी? EI ERR आर आएगा, RR नहीं आएगा, इरप्ट मैंने ERRUPT होता है यार, इरप्ट तो सिंगल आएगा, देखियो गूगल पे एक बार चेक करना है, erupted बस, और क्या उसका कुछ नहीं, सिंगल आ रहे हैं।
फ्रॉम विच द मैग्मा इज इरप्टेड। चलो मेरे को एटलस दिखा दो कोई एक जना, फिर आगे लायो सब। सिक्स एडिशन 2025 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये है सबके पास? सबके पास नहीं है, तुम्हारे बराबर वाले के पास है। तो कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो जिसके पास एटलस और उसके बराबर में बैठो जल्दी अभी, है ना? क्या स्कूल क्यों लाए हो? पहले कब लिया था? नहीं पहले लिया क्यों स्कूल वाला? तो ये तो चेंज हो जाएगी। कब लिया पहले, कितनी पहले? बचपन की तो नहीं है, कहीं स्कूल की हो? कितनी पुरानी है, 12th क्लास की है क्या? तो तुमने ली क्यों है ये स्कूल वाली? स्टूडेंट बोली थी ना। अच्छा सुनो मेरी बात, नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलो, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका खोलो, अपना इंडेक्स पे जाओ, इंडेक्स पे नॉर्थ अमेरिका चेक करो। भाई फोन, गाइस प्लीज फोन में मत देखो, अपने बराबर वाले की में देख लो प्लीज, फोन में मत देखो। नहीं है तो ढूंढो, जिसके पास है उसके पास बैठो जाके, दोस्ती दोस्ती बढ़ेगी उससे, कोई नए दोस्त जानने को मिलेंगे। बोला पेज नंबर 86, ठीक है? जो जो मैं बोलूं उसको या तो हाईलाइट करते रहो या सर्कल करते रहो या फिर लिखते रहो, लिखते रहो, या फिर जो कि घर जाके उसको आप चेक भी कर सको। गाइस बातें मत करो, दिखाओ पेंसिल दिखाओ एक मेरे को भी, मैं सर्कल करता रहूंगा ना, जिसकी ये है उसको भी आसानी होगी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाओ एक बार यहाँ पे 86 पे, 86 पेज नंबर मेरी में है, मतलब कि हम देखेंगे फिजिकल, क्या क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ फिजिकल मैप पे स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है गाइस? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और देखते चलेंगे। तुम दोनों लेके बैठो, उसे भी आगे करवा के दिखा दो ना, उसके उसकी में देख लो तुम, मिल गई? तुम्हारे पास है कोई ऐसा? नहीं हो, है ना? दुश्मनी है, पास पास बैठ दो। सबसे पहले क्या लिखा है नीचे? इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। सबसे पहले नीचे क्या लिखा है? इस्थमस ऑफ पनामा। ढूंढो उसको, कहां लिखा है इस्थमस ऑफ पनामा? इस्थमस ऑफ पनामा दिख रहा है? व्हाट इज इस्थमस? इस्थमस क्या होता है? इस्थमस क्या होता है? ए लैंड मास विच कनेक्टेड द टू लार्ज लैंड मास। एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, उसको जो कनेक्ट करने वाली ये जो छोटी सी लैंड है, इसी को बोलते हैं इस्थमस। और यहाँ पे क्या है? पनामा जगह है। पनामा पेपर लीक हुए थे, याद है आपको? ये वही है पनामा पेपर लीक वाला जो पनामा है, ठीक है? तो इस्थमस का मीनिंग समझ में आया? इस्थमस क्या होता है? जब दो लार्ज लैंड मास को कोई लैंड कनेक्ट करती है, छोटी पतली सी, तो उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो इस्थमस आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा अलग अलग, ठीक है? अब बात आएंगे, एक बार ऊपर आ जाओ पहले, स्ट्रेट के ऊपर, स्ट्रेट ग्रीनलैंड के पास एक स्टेट दिखेगा आपको, ग्रीनलैंड के बराबर में ऊपर ग्रीनलैंड है वहां पे, ठीक है? क्या है? नैरे स्टेट, NARE, नैरे स्टेट। क्या होता है स्टेट? व्हेन ए स्मॉल वाटर बॉडीज कनेक्टेड विद टू लार्ज वाटर बॉडीज, उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है? चलेगा ये? अरे कोई भी नैरिस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ग्रीनलैंड के बराबर में, यहाँ पे ग्रीनलैंड के बराबर में यहाँ पे, ठीक है? नैरिस स्टेट है। तो क्या हो रहा है स्टेट में? क्या है? जैसे कि एक ही लार्ज वाटर बॉडीज है, एक ही लार्ज वाटर बॉडीज है, ठीक है? इनको कोई वाटर बॉडी जोड़ रही है इन दोनों को,
ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट। समझ में आया? और इस्थमस क्या होगा, जैसे कि ये भी लैंड मास है, ये भी लैंड मास है, और इन दो लैंड को जोड़ने वाली एक छोटी सी जो लैंड है उसे क्या बोलेंगे, इस्थमस। तो नाम इनके अलग अलग हो सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए इस्थमस में और स्ट्रेट में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चलो आ जाओ अभी एक बार। कैरेबियन सी दिख रहा है आपको, नीचे से स्टार्ट करेंगे। कैरेबियन सी पनामा के ऊपर, पनामा के ऊपर कैरेबियन सी है। इसके लेफ्ट में हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को सर्कल करो। ठीक है, उसके राइट में हमें क्या दिख रहा है, उसके ऊपर सरगैसो सी है, सरगैसो सी, सरगैसो सी दिखा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के राइट में थोड़ा सा ऊपर सरगैसो सी है, दिख रहा है? कहाँ कहाँ है तुम्हारी एटलस, क्यों नहीं है? कल से एंट्री नहीं है क्लास में बिना एटलस के। सरगैसो सी एक ऐसा सी है, गाइस लिसन, सुनो सुनो, सरगैसो सी वो सी है विच इज सराउंडेड बाय वाटर। सी जो होता है लैंड से सराउंडेड होता है, पर एक ऐसा सी है जो सराउंडेड है किससे, वाटर से ही सराउंडेड है बीच में। इसका नाम सरगैसो क्यों किया, क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक वीड मिलती है। वीड मतलब कि, वीड पता है क्या होता है, गांजा नहीं, वीड कौन सा, सी वीड, उसका नाम क्या है, सरगैसम। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है क्या, सरगैसो सी। ठीक है, सरगैसम वीड मिलती है यहाँ पे, सरगैसम। गूगल पे देख लेना इसकी इमेज कैसी दिखती है। ठीक है, आ गए यहाँ पे। अब कहां पे थे हम अभी, उसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन के ऊपर हमें क्या लिख रहा है, लेब्राडोर सी। ऊपर आओ, लेब्राडोर सी के बाद आपको क्या दिख रहा है, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, डेविस स्ट्रेट के बाद हमें क्या दिखेगा, बैफिन बे, बैफिन बे दिख रहा है। बैफिन बे के बाद आपको दिख रहा है हडसन बे, नहीं दिख रहा? हाँ जी, हडसन बे नीचे है। उसके बाद बियोफोर्ट सी, बियोफोर्ट सी, बियोफोर्ट सी दिखा। बियोफिट फोर्ट सी के बाद आपको एक बैरिंग स्ट्रेट दिख रहा होगा, बैरिंग स्ट्रेट आगे, जहां पे डॉट बने हुए रेड रेड। बेरिंग स्ट्रेट कहां पे है ये, एशिया नहीं, रशिया। ठीक है, देखो सुनो, अरे सुन तो लो, कहां गया, ये इधर रशिया है। ठीक है, और इधर क्या है, यूएसए। इन दोनों के बीच में जो स्टेट है ना, ये बेरिंग स्टेट है, क्योंकि घूम के तो ऐसे हो जाएगा ना अर्थ, ये तो पता है ना, हमारा मैप जो है ऐसे करके गोल है अर्थ। ठीक है, तो ये बेरिंग स्टेट है यहाँ पे, किसके बीच में, इसके बीच में, अपना रशिया और यूएसए के बीच में बेरिंग स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन भी होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यूरोप है ना, यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन पास हो रहा है, ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। अर्थ, हमारा इंडिया ग्रीनविच मेरिडियन से कितना आगे, +5, अब 5.5 घंटे यार। ठीक है, 5.5 घंटे आ गया हमारा। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री पे होती है, 180 डिग्री पे होगी। जस्ट इसके अपोजिट, इसके पीछे 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, उसको चेंज करते ही डेट चेंज हो जाती है, चाहे हो ना हो, पर चेंज करती डेट चेंज हो जाती है। पढ़ेंगे हम, इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्रोम पे, मैप किसका, वर्ल्ड का, तुम्हारे लिए? कौन बोल रहा है, किसी के पर्सनल मैसेज पढ़वाओगे तुम? वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड का क्यों खोलेंगे, नॉर्थ अमेरिका का खोलेंगे ना डायरेक्ट।
इसमें दिख जाएगा तुमको, कुछ तो दिख रहा है। ये कौन है? हेलो, ये सुदर्शन गुज्जर था। मुझे तो ऐसा लगा वो है जैसे वो कांग्रेस में जो लीडर है बिहार का, वो क्या कैंसिल कर रहा है? पढ़ लिया ना? देख सुन, ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी के बाद सरगेसो सी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको हमने ये पढ़ा, उसके बाद लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी के बाद हडसन बे, डेविस बे, बेफिन बे, ब्यूफोर्ट सी, बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पे, और बेरिंग स्ट्रेट के नीचे बेरिंग सी है। यहां तक आ गए? फिर गल्फ ऑफ अलास्का, चलो सर्कल करते चलो, बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी के बाद गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के नीचे क्या है बोलो? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के नीचे बोलो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ क्या होता है? गल्फ किसको बोलते हैं? इंडिया के अंदर भी है गल्फ ऑफ काम्बात, गुजरात के नीचे। क्या होता है गल्फ? और वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द थ्री साइड, उसको गल्फ बोलते हैं, ठीक है। हाँ मतलब एक साइड से खुला होगा ना वो, जितनी भी गल्फ तुमने पढ़ी है देख लो, कहीं ना कहीं से वो खुली हुई है, देख लो अपनी गल्फ खोल के, ठीक है। गल्फ ऑफ क्या मिला? ठीक है, ये हुए अंडरलाइन, ये आपको याद रहेंगे। एक मिनट आ जाओ जरा, अब हम बात करें किसकी, यहाँ पे यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर ना कुछ 5 लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, बीच में देखो ना, ठीक है। कौन कौन सी लेक दिख रही है? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, ये देखो यहाँ सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ओंटारियो, ठीक है। समझ में आ रही है? इसको क्या जूम करूं अब, ये देख लो, जूम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है, चलो देखो, ठीक है। तो ये जो है, एक बार यहाँ तो आपने देख लिए, एक बार इस वाले मैप पे आओ जरा, फिजिकल मैप पे, पॉलिटिकल मैप पे। पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाई देगा क्या कि जो हमारी लेक सुपीरियर है वो बॉर्डर शेयर कर रही है किसके साथ? कनाडा के साथ भी और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी, ठीक है। लेक हुरॉन भी कर रही है, और लेक इरी भी कर रही है, और लेक कौन सी कर रही है? ओंटारियो भी कर रही है। बट सिर्फ लेक मिशिगन लेक ऐसी है जो क्या कर रही है, वो पूरा का पूरा यूएसए के अंदर है। समझ में आया? तो इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है कभी, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ पेपर में, ठीक है। यूपीएससी में तो पूछेगा नहीं, पर किसी और पेपर में पूछ सकता है कोई, अगर आप स्टेट वगैरह का कभी पेपर दोगे तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस पूछ लेगा, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये सुपीरियर लेक्स हैं कहाँ के? यूएसए के और कनाडा के अंदर, नॉर्थ अमेरिका की 5 लेक है, और इसमें जो सबसे, इन 5 में से सबसे बड़ी जो है वो लेक सुपीरियर है, और लेक सुपीरियर जो है फ्रेश वाटर लेक है, सारी वैसे फ्रेश वाटर लेक है। और जो नागरा फॉल्स है, नागरा फॉल्स क्या है? ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, तो वो कहाँ पे? लेक इरी पे और लेक ओंटारियो पे, ठीक है। लेक इरी और लेक ओंटारियो, और वो दोनों जगह से विजिबल है, कहां से? वो कनाडा से भी दिखता है और यूएसए से भी दिखता है वो। समझ में आया? इतना काफी है या अभी और करें? रुक जाओ, अच्छा चलो इसके अंदर देखो, लेक सुपीरियर जो है ना, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा क्या? मिसिसिपी, शिकागो दिख रहा है आपको? शिकागो गाइस, मिशिगन के नीचे देखो, शिकागो दिख रहा है? उसमें देखो ना, बुक में है, लेक मिशिगन है, उसके नीचे देखो, लेक मिशिगन के नीचे देखो, शिकागो लिखा होगा, लिखा है? लिखा है, इसको सर्कल करो, उसको बोलते हैं स्लोटर हाउस ऑफ अमेरिका, स्लोटर हाउस शिकागो, स्लोटर हाउस ऑफ अमेरिका। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो सुनो, वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है नहीं, और एग्रीकल्चर हो रहा है ठीक ठाक, तो एग्रीकल्चर में वो क्या उगाते हैं सबसे ज्यादा? आपने यूएस का देखा होगा क्या उगा रहे हैं? कॉर्न, ठीक है। तो कॉर्न और कुछ साथ में मिला मिलू के किसको खिलाते हैं? पिग्स को। पिग्स के क्या करते हैं? उनकी चर्बी बढ़ाते हैं, फैट गेन कराते हैं उनको, और फिर वहां पे पिग्स का बहुत ज्यादा पालना होता है उनको,
फिर वहां से पिग्स को स्लोटर करके ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ पे? शिकागो में। तो स्लोटर हाउस ऑफ अमेरिका क्या है? शिकागो। ठीक है, ओके। चलो उसके नीचे आओ थोड़ा सा आगे, उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है? डिट्रॉइट दिख रहा है? कल आपने क्वेश्चन में पूछा था सर ये क्यों लिखा हुआ है डिट्रॉइट? लेक इरी के बराबर में। मिशिगन दिख रही है? मिशिगन के पास, अरे लेक मिशिगन है, उसके पास लिखा होगा मिशिगन। ठीक है, मिशिगन क्या है? उसके वहां पे सबसे ज्यादा आयरन और प्रेजेंट है मिशिगन के पास। ठीक है, आयरन और बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। मिशिगन से जब नीचे आते हैं तो आयरन और प्रेजेंस है, तो वहां पे क्या अवेलेबल होगी? स्टील इंडस्ट्री। आयरन और से स्टील बनता है। और उसी के नीचे क्या है? डिट्रॉइट। देखो मिशिगन के नीचे डिट्रॉइट है। और डिट्रॉइट क्या है? ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ अमेरिका। ऑटोमोबाइल कैपिटल, ऑटोमोबाइल कैपिटल मतलब जहां पे गाड़ियां बनती है। ठीक है, डिट्रॉइट में बहुत ज्यादा गाड़ियां बनती है। कल भी तुम्हें बताया था, कल किसी ने मुझसे पूछा था कल जब मैंने लोकेशन फैक्टर वाला में जो था। तो क्यों बन रही है भाई गाड़ियां डिट्रॉइट में? क्योंकि उससे ऊपर क्या अवेलेबल है? आयरन की प्रेजेंस है। और आयरन से क्या बन रहा है? स्टील बन रहा है। और गाड़ियां ऑटोमोबाइल किस चीज से बनती है? स्टील से बनती है। ठीक है, लिखा। चलो नेक्स्ट आप बात करेंगे, उसके आगे थोड़ा सा आप चलोगे तो न्यूयॉर्क दिखाई दे जाएगा आपको। दिख रहा है? दिखा? सबको दिख गया? नहीं दिखा? लेक ओंटारियो के पास, लेक ओंटारियो के पास आओ। लेक ओंटारियो मिल गया? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूएसए। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब ऑटोमोबाइल लगाने के लिए लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए, तो ये सब आसपास ही है। और उसके बाद देखो बराबर में देखो वॉशिंगटन डीसी होगा। वॉशिंगटन डीसी वो क्या है? पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ यूएसए। ठीक है, ये हमने पूरा सर्कल कर दिया किसको? अपने इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका। अभी इसमें एक दो दिन और लगेंगे जो हमें पूरा कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये बताओ आज हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े हैं जहां पे हमने किसी जगह का नाम लिया हो, जैसे कोला पेनिनसुला। आर्टिक ओशन में ढूंढो कहाँ है कोला पेनिनसुला, ढूंढ के बताओ। KOLA कोला। ठीक है, कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला में कहाँ पढ़ा था हमने ये? बताओ जरा। ड्रिलिंग के लिए। एक ना जहाँ पे हमने अफ्रीका वो देखा था ना, क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, वहां पे एक सी था, अ, चुकची सी, CHUKCHI। ठीक है, तो ये वहां पे नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं, आपको शो हो रहा होगा इसमें, देखो अगर कहीं ऊपर दिख रहा हो तो, क्योंकि मेरे को तो दिखा नहीं, ये वर्ल्ड के मैप में मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सी है जो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड के मैप में इसको आप मेंशन कर लेना कहाँ पे, इसको आप लिख लो नॉर्थ अमेरिका में अलास्का के ऊपर, मतलब कि बोफोर्ट सी है, बोफोर्ट सी दिख रहा है, उसके बराबर में, उसके बराबर में मतलब कि इस तरफ चलेंगे हम लेफ्ट में, लेफ्ट में लिखा है चुपची सी। ये तो वर्ल्ड के मैप में तो है ही, मैं उसके मैप में कह रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका के मैप में। वर्ल्ड के मैप में तो मैंने तभी तो तुम्हें खोल के दिया वो वर्ल्ड का मैप, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। हाँ तो वहां पे लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट सी है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जाना, बोफोर्ट सी के बराबर में चुपची सी लिख लो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आपको करना क्या है बेसिकली, जो भी आपके मार्क कराया जा रहा है इसको डेली बैठ के देखो, अंडरलाइन करो। 3-4 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे, ये आपको धीरे धीरे करके आप इसको विजुअलाइज कर लोगे अपने आप ही। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठ के याद करना है। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो मुझे इतना तो पता होगा कि, लगता है मुझे ऐसा लगता है आपके घर में मैप चिपका हुआ होगा वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। और वर्ल्ड का एटलीस्ट फिजिकल तो लगा ही लो, और इंडिया का भी फिजिकल लगा लो, वहां से माउंटेन रेंजेस वगैरह के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, ओके। और कल के दिन आप एक बार नॉर्थ ईस्ट के मैप के लिए मैंने बोला था, बताओ पढ़ के आए हो उसके बारे में? हाँ जी, बताओ फिर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर किस किस से लगता है?
और आसाम का कौन कौन सी स्टेट से लगता है? बाकी रिमेनिंग 7 सिस्टर्स में जो है उनसे लगता है। और आसाम का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी है? बांग्लादेश से होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको विजुलाइज करनी है चीजें, बार बार देखोगे अपने आप ये चीजें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। पहली बात तो ये, जैसे मैंने कल भी बताया था, जब आप एक रास्ते से आते हो पहले दूसरे दिन भूलते हो, पर उसके बाद तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको याद हो जाता है। कैसे? जब आप बार बार उसको देखते रहते हो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे फिर, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट कराना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है अभी। क्या हुआ? कुछ तो गिरा था तुम्हारी कॉपी में से, लो। हो गया? कुछ डाउट है किसी को? कुछ पूछना हो? कोई आंसर चेक कराना है किसी को? दिखा दो। तुम डर जाओगे? लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते नहीं। किसी को कोई डाउट है, पूछना है? अगर कुछ नहीं समझ में आया आज की बात तो प्लीज पूछ लो। जो इलेक्शन होते हैं वाटर लेवल जो आते हैं, वाटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी होती है अंदर, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और वाटर कहाँ नहीं है? वाटर ये तो बताओ, वाटर तो और जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं हो कि वाटर नहीं होता है। वाटर का आएगा ही है। पायरोक्लास्टिक ग्लास बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक गैसेस होती है, इसके साथ बहुत सारी गैसेस होती है, सल्फर भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, और जो भी है, ठीक है, प्लूटोनिक बॉम्ब बोलते हैं, जो लावा के साथ पत्थर गिरते हैं फूट फूट के। आपने तो देखा ही नहीं होगा, मूवी देखिए 2012, उसमें यही तो हो रहा था, वोल्केनिक इरप्शन हुए। ठीक है, तो ऊपर से वो पत्थर निकल के वो प्लूटोनिक बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, और साथ में गैसेस भी होती है, तो गैसेस में वाटर वेपर तो आई ही है। वाटर वेपर सिंपल सी कहानी आपको सोचते रहो, वाटर कहाँ अवेलेबल नहीं है, इस चीज में वाटर है। जब ग्राउंड वाटर मेरे को बताओ, तुम्हारा ठंडा है, ये क्या कहते हैं, वोल्केनो ठंडा। ठीक है, बारिश होगी उसके ऊपर भी, और तो ये नहीं होगी, पानी सर्कुलेट होगा, नीचे जाएगा, बकेट होगा, नीचे जाके जमीन में भी जाएगा पानी, लावा होगा कि वो ऊपर आएगा। वो गैस जो होगी वाटर वेपर की गैस होगी, वो अभी तक तो निकली नहीं है, वो अंदर ही है, उसे रात तो बनाने से रही। वाटर वेपर तो वाटर वेपर ही रहेगा। सिंपल सी बात, सोचो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, विजुलाइज करो बड़े लेवल पे। देखिए कि एक छोटा सा वेंट है और उस वेंट से वाटर वेपर आ रहा है, बड़े लेवल पे। सबसे पहला जो रेनफॉल हुआ था वो वाटर वेपर से बताया ना, कंडेंसेशन ऑफ रेन, वो क्लाउड वाटर वेपर में पानी के बने। तो सबसे सेपरेट हुआ था वो जो लाप्लास का डेरी अर्थ सेपरेट हुआ था, ऑर्बिट में आया था, तब पूरा चला हुआ था, बर्नआउट था। तो बर्नआउट में से अंदर की वाटर कैसे आया पहले, फिर उसके बाद वो बर्फ भी तो बना, जमने के बाद वो ठंडा भी तो हुआ, लेयर वो ठंडी हुई। अभी आगे पड़ेगा, मतलब कि इनडायरेक्ट सोर्स में पड़ेंगे। वो पहले पूरा गर्म था, तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही, और गर्म होने के बाद वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ठंडा होना शुरू भी हुआ। तो जब ठंडा हुआ तो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर से ठंडा हुआ। अभी भी तुम बात करोगे कि तुम्हारी अर्थ है वो अंदर गर्म क्यों है, क्योंकि वो पहले पूरी ही गर्म थी, पूरा मैग्मा ही था, पूरा लावा ही था, बट स्लोली स्लोली वो बाहर से ठंडा हुआ। अच्छा, तुमने कभी प्लेट में खाना खाया होगा, गर्म गर्म चावल निकाले, किनारे किनारे के ठंडे होते, बीच के गर्म रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो बाहर बाहर का ठंडा होना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे अभी अंदर अभी भी है प्रीमोर्डियल, जैसे प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर है, प्रीमोर्डियल हीट इज आल्सो अवेलेबल टिल नाउ। ठीक है, कहाँ पे? अर्थ के अंदर। और वो जो अर्थ के अंदर है, कुछ मेल्टेड फॉर्म में है, कुछ चीजें आपकी वहां पे सॉलिड फॉर्म में दिखाई देंगी। और जो मेल्टेड फॉर्म में है वो किस वजह से, कुछ इम्प्योरिटीज अवेलेबल है जो चीजों को मेल्ट करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि इतनी हीट है अंदर। ठीक है, हीट प्रेशर दोनों की, और जहां पे इम्प्योरिटी नहीं होगी वो मेल्ट नहीं होगी। जैसे कि आयरन अगर मेल्ट होता है कब, जब साथ में सल्फर होगा तो इस वजह से मेल्ट हो जाता है। अभी ये सारी चीजें ना कल पूरा ही लावा ही चलेगा, कल पूरे दिन। ठीक है, और कुछ भाई मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे डाउट तो नहीं, जो हमने पढ़ा आज,
उसमें किसी को दिक्कत है शुरुआत से नहीं। कॉन्फिडेंस सिर्फ थ्योरी का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट पे जहाँ पे कुछ इशू आ रहा हो, कोई सी कोर्स हो, कोई एविडेंस हो, वो लैमिंग वाला तो चलेगा, मुझे पता है, और वो सच है, तुम गूगल कर लेना उसको एक बार, ठीक है। और कुछ और उसके अलावा समझ में आ गया सब कुछ? चलो फिर ठीक है, बाय टाटा, चलो। वाला मेरा पास है ना, पॉलिटिकल लगा जगह है तो लगा, वरना इनकी लगा दो। पॉलिटिकल वाले को तो स्टेज दी है ना, बाहर से निकलता स्टेज पे बड़ा